हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब कोई आवेशित कण किसी थीटा कोण के साथ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर बल कितना लगेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का आवर्तकाल कितना होगा। ये हम अपनी पिछली डेरिवेशन में कर चुके थे और आज की डेरिवेशन में हम करेंगे बायो सावर्ट का नियम। 12th क्लास के 4th चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो आज हम करेंगे बायो सावर्ट का नियम। बहुत ही इजी है, केवल आप आपका फोकस यहाँ पर रखना, जो जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझना अच्छे से, और ये सब डायग्राम वगैरह आप नोट करना, बट पहले मैं समझा दूं उसके बाद नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने क्या लिया है, एक एक्स और वाई, ये पूरा एक तार लिया है। ये एक्स वाई तार लिया है। एक्स वाई तार में जब मैं आई मान की धारा प्रवाहित करता हूँ, इसमें जैसे ही मैंने ये आई मान की यहाँ पर धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। ऐसे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि डॉट यानी लंबवत बाहर की ओर और क्रॉस यानी लंबवत भीतर की ओर, यानी यहां पर अंदर की तरफ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र और यहां से बाहर की तरफ आ रहा है। हमें क्या करना है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस P बिंदु पर, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भीतर की ओर है, वहां पर हमने एक बिंदु लिया है, बिंदु P। इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इस तार की वजह से इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, इस पूरे वायर की वजह से, इस चालक तार की वजह से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आइए समझते हैं। तो ये चालक तार में आई मान की धारा प्रवाहित की, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना, एक डॉट और एक क्रॉस, यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ। इस पूरे चालक तार पर हम एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। इस पूरे चालक तार का भाग है, ये पूरा है, और इसका अगर हम पूरी लंबाई l है और अगर हम छोटी सी लंबाई की बात करेंगे इसकी, तो इसके आगे d लगा देंगे, dl, यानी ये जो ब्लैक पार्ट किया हुआ है केवल इतना इतना भाग, ये यहां से ये वाला भाग, ये dl की कल्पना की। अब इस तार से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r दूरी है, और ये थीटा बन रहा है कोण किसके बीच में, अल्पांश और इस P बिंदु के बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा। अब यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा dB होगा, हमारा dB क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है P बिंदु पर, किसके कारण, इस तार के कारण। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, इस अल्पांश के, dl के। अब आप पूछोगे समानुपाती कैसे होगा, क्यों, जैसे जैसे अल्पांश को हम बढ़ाएंगे, ये अल्पांश छोटा है, इसको बड़ा किया, बड़ा अल्पांश, तो क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। कम अल्पांश तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी कम होगी, अधिक अल्पांश तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी अधिक होगी। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा, ये यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल आ रहा है वो साइन थीटा का एंगल है। जैसे जैसे कोण की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पर अगर 90 डिग्री पर आएगा तो 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू भी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। ओके, तो ये लास्ट एंड फाइनल dB इक्वल्स टू, आई थिंक dl हो गया, हाँ, I dB इज प्रोपोर्शनल टू I। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है P बिंदु पर वो I के भी समानुपाती होगा। I के समानुपाती क्यों होगा, क्योंकि हमने जब धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। अब जैसे जैसे मैं अधिक मान की धारा इस तार में प्रवाहित करता रहूंगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता रहेगा। अधिक मान की I मान की धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र बना, और I से और अधिक मैं मान की धारा प्रवाहित करता हूं तो और अधिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के समानुपाती होगा। ओके, और लास्ट एंड फाइनल जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है dB, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/r², दूरी के अगर इस बिंदु और इस तार के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे, स्क्वायर कर देंगे इस दूरी का, तो दूरी अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। जैसे ये इस चुंबकीय क्षेत्र की रेडियस केवल इस घेरे के अंदर है, क्षेत्र का मान अंदर है। अगर मैं इस r को दुगुना करके यहाँ पर लाता हूँ,
तो यहाँ से इसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी इस बिंदु की, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। और अगर और दूर लेके जाता हूँ तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, और अधिक दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो ये डायग्राम आप नोट कर लो, अभी मैं बता देता हूँ। अभी तो केवल मैंने आपको ये सब समझाया है, आप एक बार ये डायग्राम नोट कर लो। और ये नीचे के दोनों पॉइंट के क्रॉस यानी चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, यहाँ पर आप लिख देना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 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 कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये लिख देना। ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, ये आप मत नोट करना, बस केवल ये डायग्राम और ये 2 पॉइंट्स नोट कर दो। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज जो कि हमने डायग्राम में किया, हम वही लिखेंगे कि चालक तार XY में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमने चालक तार XY में धारा प्रवाहित की थी यहां से I मान की, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। हमें चालक से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये चालक तार है, इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आप ये लैंग्वेज के पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एज अ नोट्स वाइज ही बनाना डायग्राम के नीचे एक्स और क्रॉस और डॉट के जो मैंने लिखे थे, जहां क्रॉस इक्वल्स टू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर, उसके बाद जस्ट ये वाली लैंग्वेज लिखना, उसके बाद मैं नीचे लिखा था वैसे वैसे सीक्वेंस वाइज लिखते जाना। हाँ, तो अब हम हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं लैंग्वेज के, कि चालक पर एक अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। हमने डीएल की कल्पना की थी चालक पर, जिसके कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो मैंने आपको बताया था कि उस अल्पांश के कारण P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र dB अल्पांश के कारण अति अल्प चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पूरे तार के कारण बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर आरोपित होगा। पर अगर हम अल्पांश से देखें तो अल्पांश से उस P बिंदु पर थोड़ा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो होगा dB। ओके, तो P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, तो अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती होगा। जैसे जैसे अल्पांश बढ़ेंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश के भी समानुपाती होगा, जिसके कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश तथा P बिंदु के मध्य बने कोण के ज्या के समानुपाती होगा। ज्या यानी साइन थीटा को हिंदी में ज्या कहते हैं। ओके, तो ये देखा था हमने कि ये हमारा चालक तार है, ये देखा था हमने, यहां से ये इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा था, और ये थीटा कोण किसके बीच में बन रहा था? अल्पांश। यहां पर हमने अल्पांश लिया था, अल्पांश और P बिंदु के मध्य बने कोण के ज्या के यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समीकरण 3 1 2 3, एक और हमारा बाकी रह गया है, जगह नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट पे लिखेंगे हम कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आपको वहां पे बताया था मैंने, तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लो, तीनों समीकरण। हाँ, तो ये हमारा है तीसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो अब हम यहां से हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास dB इज प्रोपोर्शनल टू I/dl साइन थीटा, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। इन सब के समानुपाती था, तो मैंने सबको साथ में लिख दिया। अब यहां से जब इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे, समानुपाती के निशान को हटाएंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k I/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके,
और यहां पर के नहीं आकर क्या आएगा, के के साथ के एम, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए यहां पर इस कांस्टेंट के साथ एम भी आएगा। और इस के एम की वैल्यू जो होती है वो आप लिख देना, के एम इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होती है। तो यहां पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारी इसकी के एम की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू। और जो म्यू नॉट है वो क्या होता है, हमारी निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। यानी जब इन दोनों के बीच में कोई उपस्थित नहीं है, वायु उपस्थित नहीं है, तब निर्वात यानी वायु बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर जो उपस्थित है म्यू नॉट, उसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ओके, तो यहां पर, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, और इस म्यू नॉट की कुछ वैल्यू होती है, वो भी आप साइड में लिख दो, ताकि आपको आगे जाके अगर मैं कुछ बताऊं तो आपको यहां पर याद रहे कि म्यू नॉट की कुछ वैल्यू लिखवाई थी। म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये हमारे म्यू नॉट की वैल्यू है। ये आप साइड में लिख देना ताकि आपको याद रहे कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक। हाँ, तो इसको आप समीकरण 5 नाम दे देना, जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली है, डीबी की वैल्यू। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 5। अब संपूर्ण चालक ताल के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो यहाँ पर ये इसका अवकलन हो रहा है, डिफरेंशिएशन उस साइड भेजेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, और हमारे पास संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा बी। अल्पांश के लिए अगर डीबी है तो संपूर्ण चालक तार के लिए कितना होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा। और ये बी का अगर यहाँ पर इस अवकलन को उस और भेजेंगे, हम इस डिफरेंशिएशन को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से हमारे पास आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो। ये है हमारा संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। और अगर इसको सदिश रूप में देखें हम, सदिश रूप में, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी एल सदिश, क्रॉस आएगा, हाँ क्रॉस ही आएगा इन दोनों के बीच में, आर कैप, साइन थीटा के लिए हम आर कैप यूज करेंगे, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है इसका सदिश रूप, यहां पर आप लिख देना सदिश रूप, सदिश रूप में। बाकी हमारा मेन एंड फाइनल आंसर जो है हमारा यही है, संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। ओके, यहां तक आप नोट कर लो। अब हम इसमें भी केस अप्लाई करेंगे जब हमारा पी बिंदु 0 डिग्री पर हो, जब हमारा पी बिंदु 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो वो केस भी हम अप्लाई करेंगे। यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समीकरण 5 से मैंने आपको बताया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और 90 पे हम चेक करेंगे 0 डिग्री रखते हैं, तो समीकरण 5 में हमने 0 डिग्री की वैल्यू रखी, साइन थीटा पे 0, और साइन थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो 0 जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा। यानी चालक तार के अल्पांश के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। चालक तार का जो अल्पांश होता है उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। यानी ऊपर की तरफ चालक तार ऐसे है,
तो इसके अनुदिश अगर कोई भी है चुंबकीय क्षेत्र तो उसका मान हमारे पास क्या आएगा, शून्य आएगा। ओके, और यहां पर इसको न्यूनतम लिख दो, मिनिमम, MIN, मिनिमम। और एक वैल्यू हमारे पास आएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू हम कितने पे निकालेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर निकालेंगे। तो यहां से मुझे तो केवल थोड़ा बहुत ही चेंज करना है, ज्यादा चेंज नहीं करना है। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, समीकरण 5 से। यहाँ पर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 साइन 90। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये होगी हमारी 90 डिग्री की वैल्यू। ओके, ये हमारे पास होगी वैल्यू मैक्सिमम। अधिकतम, न्यूनतम कितनी है हमारे पास 0, और ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष स्थिर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। ओके, यहां तक नोट कर लो आप, उसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं। हाँ, तो इससे हमारा लास्ट एंड फाइनल निष्कर्ष निकलता है कि ये तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि P बिंदु चालक तार के अल्पांश के लंबवत हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। यानी ये हमारा चालक तार है, ये हमारा चालक तार है, अल्पांश के लंबवत, ये हमारा अल्पांश इसके परपेंडिकुलर हो, यहां पर P बिंदु हो तो इस वक्त P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम लगेगा। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आज का बायो सावर्ट का नियम पूरा, इसके अनुप्रयोग भी है जो हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के भेजेंगे, और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो नोट कर लो, ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल पढ़ेंगे हम बायो सावर्ट के नियम के ही अनुप्रयोग।